आप सुन रहे हैं हाउ टू रीड अ बुक बाय मोटिवा जे एडलर की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ने की कला, आर्ट ऑफ रीडिंग सिखाती है। लेखक बताते हैं कि पढ़ना एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब सिर्फ आंखों से शब्द देखना नहीं, बल्कि दिमाग से समझना। ये कहानी है एक किताब की जो हमें सिखाती है कि किताबों को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये उन सबके लिए है जो सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, जो किताबों से सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ज्ञान और समझ हासिल करना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर तरफ जानकारी का बाढ़ आ गया है। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, हर तरफ शब्दों की बौछार है। लेकिन क्या इस सबसे हमारी समझ सच में बड़ी है? शायद नहीं। हम जानकारी से भरे हुए हैं, लेकिन समझ से खाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पढ़ना भूल गए हैं। पढ़ने का असली मतलब भूल गए हैं। पढ़ना कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं है, ये एक गतिविधि है। जितना सक्रिय होकर हम पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर पढ़ेंगे। ये क्रिकेट के खेल जैसा है। गेंदबाज फेंकता है, बल्लेबाज हिट करता है, और विकेट के पीछे खड़ा विकेट कीपर गेंद को पकड़ता है। लेखक गेंदबाज की तरह है, वो शब्दों को फेंकता है। पाठक विकेट कीपर की तरह है, उसे हर तरह की गेंद को पकड़ना आता होना चाहिए। गेंद को पकड़ना उतना ही सक्रिय काम है जितना कि गेंद फेंकना। बस फर्क इतना है कि गेंद निष्क्रिय है, खिलाड़ी सक्रिय। यही हाल किताबों का है। किताब निष्क्रिय है, लेकिन लेखक और पाठक दोनों सक्रिय हैं। अब पढ़ने के दो मकसद हो सकते हैं। पहला, जानकारी हासिल करना। दूसरा, समझ हासिल करना। पहली बार जब हम कोई किताब उठाते हैं तो हम या तो उसे पूरी तरह समझ जाते हैं या नहीं समझ पाते। अगर हम पूरी तरह समझ जाते हैं तो हमें सिर्फ जानकारी मिलती है, समझ नहीं। असली पढ़ाई तब होती है जब हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो शुरू में हमारी समझ से परे होता है। हम उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, उसके साथ जूझते हैं और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाते हैं। कम समझ से ज़्यादा समझ की ओर बढ़ते हैं। यही असली कला है। ये बूट के फीतों से खुद को ऊपर उठाने जैसा है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सीख सकते हैं सिर्फ अपने से बेहतर लोगों से। लेखक हमसे बेहतर होता है। उसकी किताब में वह ज्ञान है जो हमारे पास नहीं। अगर हम उसे पढ़कर उस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो हम उसकी बराबरी कर लेते हैं। यही इस किताब का मकसद है, हमें यह सिखाना कि हम अपने से बेहतर लेखकों से कैसे सीखें। लेकिन सीखने के दो तरीके होते हैं। एक है शिक्षा, जहाँ एक शिक्षक हमें पढ़ाता है। दूसरा है खोज, जहाँ हम खुद ही चीज़ों को समझते हैं। किताब पढ़ना शिक्षा का ही एक रूप है, लेकिन एक खास तरह का। शिक्षक हमारे सामने होता है, हम उससे सवाल कर सकते हैं। लेकिन किताब एक अनुपस्थित शिक्षक है। हम उससे सवाल नहीं कर सकते, हमें खुद ही जवाब ढूंढने होते हैं। यही चुनौती है, और यही इस किताब का मूल है। हमें सिखाना कि हम किताबों से कैसे सीखें जब कोई हमें सिखाने वाला ना हो। पढ़ने के चार स्तर होते हैं। ये स्तर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हर ऊंचा स्तर निचले स्तर को अपने अंदर समेट लेता है। पहला स्तर है प्रारंभिक पठन। ये वह स्तर है जो हम स्कूल में सीखते हैं। यहाँ हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या है। बिल्ली चटाई पर बैठी है, इस वाक्य को पढ़ना, ये सबसे बुनियादी स्तर है। जब हम किसी नई भाषा में पढ़ते हैं तो हम फिर से इसी स्तर पर आ जाते हैं। दूसरा स्तर है निरीक्षणात्मक पठन। यहाँ समय का बहुत महत्व है। आपको एक किताब को एक निश्चित समय में पढ़ना होता है। आप उसे पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उसकी सतह को जान सकते हैं। इसे स्किमिंग या पूर्व पठन भी कहते हैं। आपको पता चल जाता है कि किताब किस बारे में है, उसकी संरचना क्या है, वह किस तरह की किताब है, उपन्यास, इतिहास या वैज्ञानिक ग्रंथ। बहुत से लोग इस स्तर से अनजान होते हैं। वे पहले पन्ने से शुरू करके सीधे अंत तक पढ़ते चले जाते हैं, बिना ये जाने कि किताब उन्हें क्या दे सकती है। तीसरा स्तर है विश्लेषणात्मक पठन। ये पूर्ण और गहन पठन है। ये वह पठन है जो हम तब करते हैं जब हमारे पास असीमित समय हो। यहाँ हम किताब को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। हम उसे चबाते हैं और पचाते हैं। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, और कुछ कुछ चबाने और पचाने के लिए। विश्लेषणात्मक पठन का मतलब है चबाना और पचाना। ये स्तर समझ के लिए होता है। और चौथा स्तर है समन्वयात्मक पठन। ये सबसे ऊंचा और सबसे जटिल स्तर है। यहाँ हम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कई किताबें पढ़ते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हम एक विषय पर कई लेखकों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये सबसे सक्रिय और सबसे मेहनत वाला पठन है, लेकिन सबसे फलदायी भी। अब इन स्तरों को समझने के बाद हमें यह जानना होगा कि हम एक सक्रिय पाठक कैसे बने। सक्रिय पाठक वो है जो पढ़ते समय सवाल पूछता है। चार बुनियादी सवाल हैं जो हमें हर किताब से पूछने चाहिए। पहला सवाल, किताब पूरी तरह किस बारे में? हमें उसके मुख्य विषय को खोजना है और देखना है कि लेखक ने उसे कैसे विभाजित किया है। दूसरा सवाल, विस्तार से क्या कहा गया है और कैसे? हमें लेखक के मुख्य विचारों, दावों और तर्कों को खोजना है। तीसरा सवाल, क्या किताब सच है, पूरी या आंशिक रूप से?
ये सवाल तभी पूछा जा सकता है जब हम पहले दो सवालों के जवाब दे चुके हों। समझने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि हम सहमत हैं या असहमत। और चौथा सवाल, तो क्या हुआ? अगर किताब ने हमें जानकारी दी है तो उसका क्या महत्व है? अगर उसने हमें समझ दी है तो उससे आगे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? ये चार सवाल पाठक के सभी कर्तव्यों को समेट लेते हैं और इन सवालों के जवाब देने की कला ही पढ़ने की कला है। अब विश्लेषणात्मक पठन के नियमों की बात करते हैं। पहला नियम है, किताब को उसके प्रकार और विषय के अनुसार वर्गीकृत करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं। क्या यह काल्पनिक है या वास्तविक? क्या यह सैद्धांतिक है या व्यवहारिक? सैद्धांतिक किताबें हमें बताती हैं कि क्या है, जबकि व्यवहारिक किताबें हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम, पूरी किताब की एकता को एक या कुछ वाक्यों में बताएं। यानी किताब के मुख्य विषय को संक्षेप में कहें। यह उसके ढांचे को समझने जैसा है। हर अच्छी किताब की एक हड्डी होती है और हमें उसे ढूंढना होता है। तीसरा नियम, किताब के मुख्य भागों को स्थापित करें और दिखाएं कि वे कैसे एक दूसरे से और पूरी किताब से जुड़े हैं। यानी किताब की रूपरेखा बनाएं। एक घर की तरह किताब के भी कई कमरे होते हैं, लेकिन वे सभी गलियारों और सीढ़ियों से जुड़े होते हैं। अगर हम ये नहीं देख पाते तो हम किताब को नहीं समझ पाएंगे। चौथा नियम, पता लगाएं कि लेखक किन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा था। हर लेखक किसी न किसी सवाल के जवाब की तलाश में होता है। हमें यह जानना होगा कि वह सवाल क्या था। ये चार नियम विश्लेषणात्मक पठन के पहले चरण को पूरा करते हैं। यह हमें किताब की संरचना का ज्ञान देते हैं। अब दूसरा चरण आता है, किताब की सामग्री की व्याख्या करना। इस चरण का पहला नियम है, लेखक के साथ शब्दों के माध्यम से समान धारणाएं स्थापित करें। यानी लेखक के महत्वपूर्ण शब्दों को पहचानें और जानें कि वह उनका क्या अर्थ ले रहा है। शब्द और अर्थ में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। लेखक और पाठक के बीच संवाद तभी सफल होता है जब वे एक ही शब्द का एक ही अर्थ ले रहे हों। यही शब्दों पर सहमति है। छठा नियम, किताब के सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों को चिन्हित करें और उनमें निहित प्रतिज्ञप्तियों को खोजें। वाक्य भाषा की इकाई है, प्रतिज्ञप्ति विचार की। हर वाक्य में एक प्रतिज्ञप्ति नहीं होती। कुछ वाक्य सवाल पूछते हैं, कुछ इच्छाएं व्यक्त करते हैं। हमें उन वाक्यों को खोजना है जो लेखक के मुख्य दावों को व्यक्त करते हैं। सातवां नियम, किताब में मूल तर्कों को खोजें या उनका निर्माण करें। यानी वाक्यों के समूह को देखकर समझें कि लेखक कैसे अपनी बात साबित कर रहा है। तर्क हमेशा कई वाक्यों में फैले होते हैं, कभी कभी एक पैराग्राफ में, कभी कई में। हमें उन्हें जोड़ना होता है। आठवां नियम, पता लगाएं कि लेखक ने किन समस्याओं का समाधान किया और किन का नहीं। ये नियम हमें बताता है कि लेखक कितना सफल रहा। ये चार नियम विश्लेषणात्मक पठन के दूसरे चरण को पूरा करते हैं। अब हम किताब की सामग्री को समझ चुके हैं। अब तीसरा और अंतिम चरण आता है, किताब की आलोचना करना। पढ़ना एक तरह की बातचीत है। लेखक बोलता है और फिर पाठक की बारी आती है। लेखक की बात सुनने के बाद पाठक को अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत सभ्य होनी चाहिए। इसके कुछ नियम हैं। नियम 9, जब तक आप यह ना कह सकें कि मैं समझ गया हूं, तब तक मैं सहमत हूं, मैं असहमत हूं या मैं अपना फैसला स्थगित करता हूं में से कुछ भी ना कहें। यह सबसे बुनियादी नियम है। बिना समझे सहमति या असहमति व्यर्थ है। नियम 10, जब आप असहमत हों तो झगड़ालू ढंग से नहीं, बल्कि तर्कसंगत ढंग से असहमत हो। बहस जीतना मायने नहीं रखता, सच्चाई जानना मायने रखता है। नियम 11, ज्ञान और निजी राय के बीच के अंतर को समझें और किसी भी आलोचनात्मक निर्णय के लिए कारण दें। अगर हम असहमत हैं तो हमें बताना होगा कि क्यों। और असहमति के चार विशेष आधार हो सकते हैं। लेखक अज्ञानी है, उसे कोई जानकारी नहीं है। लेखक गलत सूचना से भरा है, वह गलत बात कह रहा है। लेखक अतार्किक है, उसका तर्क सही नहीं है। लेखक का विश्लेषण अधूरा है, उसने सभी पहलुओं को नहीं छुआ। अगर हम इनमें से किसी भी आधार को साबित नहीं कर पाते तो हमें सहमत होना ही होगा। अब ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हर उस चीज़ पर लागू होते हैं जो हम पढ़ते हैं। लेकिन अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे व्यवहारिक किताबें हमें बताती हैं कि क्या करना है। अगर हम उनसे सहमत हैं तो हमें कार्रवाई भी करनी होगी। एक कुकबुक पढ़कर अगर हमें केक बनाना अच्छा लगता है तो हमें केक बनाना ही होगा, नहीं तो हम सच में सहमत नहीं हैं। यही बात राजनीति या अर्थशास्त्र की किताबों पर भी लागू होती है। काल्पनिक साहित्य की बात अलग है। उपन्यास, कविता, नाटक ये हमें सिखाते नहीं, बल्कि अनुभव कराते हैं। इन्हें पढ़ते समय हमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होता है। हमें उस दुनिया में डूब जाना होता है जो लेखक ने बनाई है। हमें उसके पात्रों से दोस्ती करनी होती है, उनके साथ जीना होता है। यहाँ सच्चाई का मतलब वास्तविकता नहीं, बल्कि संभाव्यता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। ओथेलो को पढ़ते समय हम ये नहीं पूछते कि क्या सच में ऐसा हुआ, बल्कि ये पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता था। इतिहास की किताबें थोड़ी अलग होती हैं। इतिहास सच्चाई और कल्पना का मिश्रण होता है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को बताता है, लेकिन वो उन्हें अपने नज़रिए से भी देखता है।
इसलिए किसी एक ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें एक से ज़्यादा इतिहासकारों को पढ़ना चाहिए। हर इतिहासकार की अपनी एक थ्योरी होती है, हमें उसे पहचानना होता है। विज्ञान और गणित की किताबें सबसे सीधी होती हैं। लेखक अपने शब्दों को परिभाषित करता है, अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से रखता है, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए हमें गणितीय भाषा को समझना होता है। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। यूक्लिड के ज्यामिति के तत्व से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। ये बहुत सुंदर और स्पष्ट किताब है। अगर हम इसे पढ़ लें तो गणित का डर कम हो जाता है। दर्शन शास्त्र की किताबें सबसे गहरी होती हैं। वे उन सवालों से शुरू होती हैं जो बच्चे पूछते हैं। लोग क्यों हैं? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दार्शनिक उन्हीं सवालों को गहराई से सोचते हैं। उनकी किताबें पढ़ते समय हमें यह समझना होता है कि लेखक किन सवालों के जवाब दे रहा है, और हमें यह भी समझना होता है कि उसके विचारों के पीछे क्या सिद्धांत है। दर्शन शास्त्र को पढ़ना सबसे अकेला काम है। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा अपना दिमाग। सामाजिक विज्ञान सबसे मिला जुला क्षेत्र है। इसमें इतिहास, दर्शन, विज्ञान सब कुछ मिला होता है, इसलिए इसे पढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ भी हमें एक से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं। एक ही विषय पर कई लेखकों की राय होती है, हमें उन सबको पढ़कर अपनी राय बनानी होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं चौथे और सबसे ऊंचे स्तर पर, समन्वयात्मक पठन। यहाँ हम एक विषय पर कई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। पहली मुश्किल ये है कि हम ये तय कर पाएं कि एक ही विषय का क्या मतलब है। मान लीजिए हम प्रेम पर किताबें पढ़ना चाहते हैं। एक लेखक कहता है मैं पनीर से प्यार करता हूँ, दूसरा कहता है मैं फुटबॉल से प्यार करता हूँ, तीसरा कहता है मैं मानवता से प्यार करता हूँ। क्या ये तीनों एक ही विषय पर बात कर रहे हैं? शायद नहीं। तो हमें पहले ये तय करना होगा कि हम प्रेम शब्द का क्या अर्थ ले रहे हैं। यही पहला कदम है। समन्वयात्मक पठन में 5 कदम होते हैं। पहला कदम, प्रासंगिक अंश खोजना। हम अपनी सूची की सभी किताबों को पलटते हैं और उन अंशों को ढूंढते हैं जो हमारे विषय से संबंधित हैं। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ वही अंश पढ़ते हैं जो हमारे काम के हैं। दूसरा कदम, लेखकों को एक ही भाषा में लाना। अलग अलग लेखक अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें एक ऐसी शब्दावली बनानी होती है जो सभी पर लागू हो। हम लेखकों को अपनी भाषा में बात करने के लिए मजबूर करते हैं। तीसरा कदम, सवालों को स्पष्ट करना। हम उन सवालों की एक सूची बनाते हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। ये सवाल इस तरह होने चाहिए कि हमारे सभी लेखक उनके जवाब दे सकें। चौथा कदम, मुद्दों को परिभाषित करना। जब अलग अलग लेखक एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं तो एक मुद्दा बनता है। हम उन मुद्दों को पहचानते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं। पांचवा कदम, चर्चा का विश्लेषण करना। हम सभी मुद्दों को एक क्रम में रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेखक किस पक्ष में है। हम कोई पक्ष नहीं लेते, हम सिर्फ चर्चा को व्यवस्थित करते हैं। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी काम है। समन्वयात्मक पठन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सोचना सिखाता है। हम सिर्फ किसी एक लेखक के विचारों को नहीं, बल्कि एक पूरी बहस को समझते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग विचारकों ने एक ही समस्या को कैसे देखा है, और फिर हम खुद अपनी राय बनाते हैं। अब इस सब का क्या मतलब है? हम क्यों पढ़ें? पढ़ने का अंतिम लक्ष्य मन का विकास है। हमारा शरीर एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देता है, लेकिन हमारा मन जीवन भर बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ा उपहार है जो इंसान को मिला है, लेकिन इस उपहार को संभालना भी जरूरी है। अगर हम अपने मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सुस्त हो जाएगा, और एक सुस्त मन मौत का कारण बन सकता है। हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद कितने लोग जल्दी मर जाते हैं। उनके पास करने को कुछ नहीं होता, सोचने को कुछ नहीं होता, और वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सब हमें मानसिक गतिविधि का भ्रम देते हैं, लेकिन ये नशे की तरह है। इनकी आदत पड़ जाती है और फिर इनका असर कम होने लगता है। असली मानसिक गतिविधि तब होती है जब हम खुद सोचते हैं, खुद सवाल पूछते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, और यही पढ़ना हमें सिखाता है। अच्छी किताबें हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे हमें समझ देती हैं। वे हमें दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। और कुछ किताबें तो ऐसी होती हैं कि हम जितना बढ़ते हैं वे भी हमारे साथ बढ़ती हैं। हर बार जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया मिलता है। ये वे किताबें हैं जो हमें जीवन भर साथ देती हैं। सोचिए, अगर आपको किसी निर्जन द्वीप पर भेज दिया जाए और आपके पास सिर्फ 10 किताबें हों, तो आप कौन सी किताबें चुनेंगे? ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप कौन सी किताबें पसंद करते हैं, बल्कि ये पूछता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। क्या आप अपने दिमाग को जीवित रखना चाहते हैं या उसे सड़ने देना चाहते हैं? ये किताब हमें बताती है कि पढ़ना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हम किताबों से कैसे बात करें, उनसे कैसे सवाल करें और उनसे कैसे सीखें। यह हमें बताती है कि पढ़ना कोई निष्क्रिय काम नहीं, बल्कि एक सक्रिय संघर्ष है, और इस संघर्ष का इनाम है एक बढ़ता हुआ जीवंत समझदार मन। यही इस किताब का संदेश है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक यात्रा है। ये हमें पढ़ने की दुनिया के 4 स्तरों से ले जाती है। हर स्तर पे हमें एक नया नजरिया देती है।
ये हमें बताती है कि कैसे एक साधारण पाठक से एक असाधारण पाठक बना जाए। और सबसे बड़ी बात, ये हमें यह एहसास दिलाती है कि पढ़ना सिर्फ किताबों को समझना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। तो अगली बार जब आप कोई किताब उठाएं तो याद रखें, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक दिमाग से बात कर रहे हैं। और आपका कर्तव्य है कि आप उस बातचीत को सार्थक बनाएं। सवाल पूछें, जवाब ढूंढें, सहमत हों या असहमत हों, लेकिन बिना समझे मत रहें। क्योंकि जब आप सच में पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सच में जीना सीख जाते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।